क्वांटम वर्ल्ड, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने ट्राई करा। इवन कुछ फेमस साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक और नील्स बोर ने यहाँ तक अपनी थियरी भी पब्लिश करी। इसके बावजूद भी वो उसे डिफाइन नहीं कर पाए। अब देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में एक पार्टिकल एट द सेम टाइम एक से ज्यादा जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है, भले ही ये चीज रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। मतलब कोई एक चीज जो अपने फिक्स पोजीशन में है, आखिर वो चेंज कैसे हो सकती है? बट ये कॉन्सेप्ट क्वांटम वर्ल्ड में 100% पॉसिबल है। अब अगर आप इसे साइंस फिक्शन टाइप कुछ समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% रियलिटी है, ना कि कोई साइंस फिक्शन वगैरह। और इसे ही साइंटिफिक लैंग्वेज में सुपरपोजिशन कहते हैं। अब ये तो हो गई ऊपर ऊपर वाली बात, बट ऐसा क्यों है कि क्वांटम फिजिक्स के फादर कहे जाने वाले साइंटिस्ट, जिन्होंने ये आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल थियरी बनाई थी, वो सभी एग्जैक्टली सेम इसी तरीके की वियर्ड सी थियरी पर बिलीव करते थे कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ना, ये नेचर वगैरह सब कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं। अब इन सब बातों से एक बात तो क्लियर है कि वो इस बात से एग्री करते थे कि ये दुनिया जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। बट जरा एक मिनट, यही सेम चीज हिंदुइज्म के गीता में भी है कि ये पूरी दुनिया, इवन पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक माया है। तो क्या मतलब क्वांटम वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पर फाइनली साइंस एंड रिलीजन मर्ज होते हैं? वेल, इतना सब कुछ समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्वांटम फिजिक्स के फादर कहे जाने वाले साइंटिस्ट ऐसे सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट को आखिर कैसे मानते थे। क्योंकि जनरली जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट ऐसे सुपर नेचुरल कॉन्सेप्शन पर बिलीव नहीं करते, तो आखिर इनके मन में ये दुनिया को माया कहने वाला कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? सो इसे समझने के लिए ना, हमें हिस्ट्री की सबसे पावरफुल एंड मैजिकल एक्सपेरिमेंट द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एकदम बारीकी से समझना होगा। तो आई गेस कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर सुना होगा, बट ट्रस्ट मी कि उनमें से शायद ही कोई होगा जो इसके हर सीक्रेट को एकदम अच्छे से समझता हो। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक तरीके से एक बैकबोन है, और ये भी यही प्रूफ करती है कि रियलिटी, यानी हमारे आसपास की जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वो सब कुछ बस एक इल्यूजन है। क्योंकि जिस क्वांटम थियरी पर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, आज के कुछ सेंचुरी पहले हालात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि यूनिवर्स के कुछ बेसिक चीज जैसे कि लाइट और उसके नेचर को लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट कंफ्यूज थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइट एक पार्टिकल है या फिर वेव। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ही सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, मतलब एविडेंस के तौर पर। और एक्सपेरिमेंटली जो भी साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, उनके सामने यही सेम चीज आ रही थी कि लाइट डुअल नेचर दिखा रहा था, मतलब एट द सेम टाइम वो वेव नेचर भी दिखा रहा था एंड पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा था। मतलब उस टाइम सीन ही कुछ ऐसा हो गया था कि मानो एक समय पर एक ही सिक्का अपना दोनों पहलू एक साथ दिखा रहा हो। यानी कि उस टाइम पर कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि लेट से अगर एक फिजिसिस्ट कह रहा हो कि आपकी पहनी हुई शर्ट वाइट है, तो दूसरा कह रहा था कि उसी सेम शर्ट को देखकर कि वो ब्लैक है। और सिर्फ कहना ही नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करके दिखा रहे थे। सो आप खुद ही सोचो कि कोई एक चीज एक ही समय पर दो अलग अलग नेचर आखिर कैसे दिखा सकता है? वेल, इसके लिए हमें समझना होगा कि उस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने आखिर क्या देखा। तो लेट 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट दो ग्रुप में बटे हुए थे, जिसमें ग्रुप ए के साइंटिस्ट जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे और लाइट को पार्टिकल मानते थे, और वही ग्रुप बी के साइंटिस्ट ये मानते थे कि लाइट एक वेव है। अब क्योंकि न्यूटन अपनी टाइम के परमानेंट फिजिसिस्ट थे, इसलिए अगले 100 सालों तक उनकी पार्टिकल थियरी को ही एक्सेप्ट किया गया। और उनका वो साइड तब कमजोर पड़ा जब अर्ली 19th सेंचुरी में एक के बाद एक ऐसे दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए जिन्होंने लाइट को वेव की तरह प्रूफ कर दिया। जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट 1804 में हुआ था, जिसमें थॉमस यंग ने पहली बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस बात को प्रूफ किया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट 1819 में हुआ, जिसमें लाइट के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो किया गया था। अब ये इंटरफेरेंस तभी बनता है जब दो वेव आपस में मर्ज होते हैं। अब इन दो एक्सपेरिमेंट की वजह से ग्रुप बी के लीडर को लाइमलाइट मिला
और अगले 100 सालों तक इनकी बातों को सबसे ऊपर रखा गया। बट इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 20वीं सेंचुरी में दो ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए जिन्होंने न चाहते हुए भी न्यूटन के पार्टिकल वाले थियरी को फिर से जिंदा कर दिया। जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट 1905 में आइंस्टाइन ने परफॉर्म किया और जिस एक्सपेरिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि लाइट पार्टिकल फोटोन के रूप में इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उन्हें किस तरीके से अपने एटम से बाहर फेंक देती है। मतलब ऐसा कुछ इंटरेक्शन केवल एक पार्टिकल ही कर सकता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट 1923 में कंडक्ट हुआ जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से एक्सरे लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराने पर अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देती है। और अब फाइनली वो टाइम आ गया था जहां इन दोनों ग्रुप के स्कोर बराबर हो गए थे। मतलब इन दोनों के पास ही एक थियरी और दो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे और इन दोनों के एविडेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि उस एक्सपेरिमेंट को अगर मल्टीपल लोग भी परफॉर्म कर लेते फिर भी उन्हें सेम रिजल्ट ही मिलते। मतलब इन दोनों के ऑब्जर्वेशन में कोई गलती नहीं थी। इसीलिए एट लास्ट सभी फिजिसिस्ट को ये मानना ही पड़ा कि ये लाइट अपना डुअल नेचर दिखाता है और वो एक ही टाइम पर पार्टिकल और वेव दोनों ही रूप में नेचर में एग्जिस्ट करता है। सो अब साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि लाइट डुअल नेचर दिखाता है। बट इस धारणा के बाद फिजिसिस्ट ने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है वो भी एक लाइट की तरह डुअल नेचर दिखाता हो तो। मतलब इस हाइपोथेसिस का ये कहना था कि अगर लाइट पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को शो कर सकता है तो आखिर एक पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं दिखा सकता। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए 1927 में ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इस बात को प्रूफ करके दिखाया कि लाइट हो या मैटर, क्वांटम लेवल पर सभी चीजें वेव का नेचर शो करती हैं। अब आई डोंट नो कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो, पर उस टाइम इस रिसर्च पेपर के पब्लिश होने के बाद ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट का ब्रेन हैंग हो चुका था। मैंने जो भी कुछ कहा अभी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो देखो उस टाइम के साइंटिस्टों को ये बात साफ साफ पता थी कि उनके आसपास की सभी चीजों को वो टच कर सकते थे, उन्हें फील कर सकते थे। बट एक्सपेरिमेंटली तो ये प्रूफ हुआ था ना कि वो सभी चीजें सॉलिड पार्टिकल से नहीं बल्कि वेव से बनी हुई हैं जिन्हें टच ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कोई डेफिनेट पोजीशन ही नहीं है। और यहीं से ये बात सामने आई कि शायद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दुनिया ऐसे यूनिक तरीके से वर्क करती है, लेकिन उस क्वांटम वर्ल्ड से माइक्रो वर्ल्ड तक आते आते सभी पार्टिकल के वेव के साथ कुछ तो ऐसा जरूर होता है जिससे वो अपने वेव नेचर को गिव अप करके डेफिनेट स्पेसिफिक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। बट ये बात किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई आइडिया, कोई थियरी ही नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है और वो है डिकोहेरेंस। मतलब जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर को लगाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है जैसा कि एक शिप का सोनार सिस्टम वर्क करता है। मतलब जैसे ही वो ऑब्जर्वर किसी भी रैंडम एंगल से फोटोन को शूट करता है जिससे उनका फ्लो बिगड़ जाता है और एज अ रिजल्ट वो हमें पैरेलल वाला इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देता है। और अब अगर हमें ये समझना हो कि क्वांटम वर्ल्ड से माइक्रो वर्ल्ड तक आते आते सभी वेव पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये डिकोहेरेंस आखिर वर्क कैसे करता है। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट में मिलियंस एंड बिलियंस की संख्या में फोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क होते हैं जिनका अपना अपना अलग अलग वेव फंक्शन होता है, जिनमें उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी एंड खुद की वेव लेंथ भी होती है। अब इसके बाद होता ये है कि कुछ पार्टिकल अपने अपने वेव फंक्शन को शेयर करने लगते हैं जिससे इनके वेव लेंथ में बदलाव होता है और इसे ही डिकोहेरेंस कहते हैं। और जब उस क्वांटम सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल के वेव फंक्शन एक दूसरे से डिसिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो अपना अपना श्रिंक खोने की वजह से सारे वेव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं जिससे एक ही सिंगल नेट आउटपुट निकलता है। और यही रीजन भी है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट वेव की तरह बिहेव करते नहीं दिखते हैं क्योंकि उनमें इतने सारे एटॉम्स होते हैं कि उनमें सभी एटॉम्स की वेव की फ्रीक्वेंसी एक ही श्रिंक में कभी भी वाइब्रेट नहीं कर सकती। अब जैसे एक बॉल का ही एग्जांपल ले लो जिसमें करीब 10 क्वांट्रिलियन एटम होते हैं, तो क्या लगता है कि सभी एटॉम्स एक साथ एक ही वेव का श्रिंक अचीव कर पाएंगे? क्योंकि इन्वायरमेंट में ऐसे कितने ही चीजें होंगी जिनसे वो एटम इंटरेक्ट हो रहे होंगे जो उनके वेवीनेस के श्रिंक को आसानी से डिसिंक्रोनाइज कर देगा। और इसीलिए बड़े ऑब्जेक्ट हमेशा
वेव प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पार्टिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब अगर आप उस बॉल के सारे 10 क्वांटिलियन एटम के वेव फंक्शन को एक सिंक में ला सको तो डेफिनेटली वो बॉल एक वेव प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा, यानी कि वो एक क्वांटम ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करने लगेगा। और यहाँ तक साइंटिस्टों ने भी कुछ मॉलिक्यूल के साथ ऐसा करके भी दिखाया है जिसमें 100 ऑफ एटम्स थे। इंटरेस्टिंग राइट? बट उस बॉल के केस में तो ये इम्पॉसिबल सा मालूम पड़ता है। समहाउ अगर ये हो भी जाता ना, फिर भी वो बॉल हमें क्वांटम पार्टिकल की तरह पोजीशन चेंज करते नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है उसकी वेवलेंथ भी छोटी होती जाती है। तो इस बॉल के केस में इसका वेवलेंथ होता है 10⁻³ मीटर, जो कि एक प्रोटॉन की साइज जितना है, जिसे कोई ह्यूमन नोटिस ही नहीं कर सकता। सो अगर आप इस बॉल के सारे एटम्स को एक श्रिंक में ला भी दोगे तो वो बॉल वेव प्रॉपर्टी तो ले लेगा, बट आप उसके वेवीनेस को नोटिस नहीं कर पाओगे। और कुछ इन्हीं तरीके के रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्वांटम दुनिया पूरी तरीके से अलग नजर आती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।